ठीक है। तो लगभग आज आबादी आधी है। पता नहीं, लोगों को तो मोटिवेट होना चाहिए कि रिजल्ट आया है हम भी टॉपर बने, लेकिन जस्ट उल्टा चल रहा है। ज्यादा लोग आने चाहिए थे, लेकिन कहानी उल्टा ही चल रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, चलिए। देखिए ये एग्जाम, मतलब मेरा लास्ट का 3 इयर्स का एनालिसिस ये है। और एक मिनट, लास्ट 10 ईयर का मेरा एनालिसिस ये है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में, मतलब नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, 10,000 से लेके 20,000 ही सीरियस एस्पिरेंट हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। बाकी जो भी नंबर है वो बेकार का नंबर है। जो 12,000 लोग, 10,000 लोग मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं वो तो सीरियस है, उसमें से कुछ लोगों का तुक्का से भी हो जाता है, लेकिन बाद में फिर वो सीरियस हो जाते हैं। और बाकी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आता है, और फिर 4 लाख, 5 लाख लोग अपेयर होते हैं, उनमें बिल्कुल कंपटीशन नहीं है। 20,000, मेरा जो मानना है, 20,000 इंटेंस तैयारी करते हैं यूपीएससी का, और मैक्सिमम 50,000 एवरेज पे रहते हैं। उससे ज्यादा नहीं है। हम लोग बैठ के काफी इस पे सोच विचार करा, डाटा वगैरह देखा, और मतलब एक एक्सपीरियंस भी है कि नॉट मोर देन 40,000 सीरियस एस्पिरेंट है, जिसमें से एवरेज भी है, हाँ कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। 2 साल तक करते हैं, तीसरे साल समझ में आता है कि नहीं करना है, तो थोड़ा सा और जोर लगाते हैं। लेकिन मैक्सिमम, मतलब वो जो कोर है वो 20,000 है, उससे ज्यादा कंपटीशन नहीं है यूपीएससी में। एक बार आप अपना बेंचमार्क सेट कर लिए, प्रीलिम्स निकालने का बेंचमार्क जो होता है, एक बार जहां आप टच कर लिए, जो बेसिक्स फाउंडेशन चीज को स्ट्रॉन्ग कर लिए, समझ में आ गया कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, फिर सी सेट को अपने हाथ में कमांड कर लिया, 80 में से 40 बनाना है, उसी में कहानी खत्म है। 100 क्वेश्चंस जीएस पेपर 1 में आते हैं, 60 कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स को अपने कमांड में कर लेना है, और 1 महीना काफी हो जाता है। जैसे अभी रिजल्ट आया है, तो 3,000 लोग लमसम, 3,000 लोगों को इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया गया था, जिसमें से 1,000, रफली स्पीकिंग, 1,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो 2,000 लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो 25 मई को वो फिर से अपेयर होंगे। उनके पास 1 महीना है। 1 महीना में वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, उसमें से 80% क्वालिफाई कर लेंगे, या 60-70। और जो ट्रॉमा साइकिल में चला गया, वो लोग को क्वालिफाई करने में दिक्कत होगा, लेकिन 1 महीने में वो लोग प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे। तो बात ये है कि अभी 33 डेज, 32 डेज हमारे पास है। इट कैन बी सर इजिली डन। हिंदी मीडियम वाले थोड़े डिमोटिवेट हो गए रिजल्ट देखकर। हिंदी, हाँ, हिंदी मीडियम वाले इसलिए डिमोटिवेट हो गए यस हैं सर। क्योंकि वो उल्लू हैं सब। मतलब रिकॉर्ड हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, सब हिंदी मीडियम वाले उल्लू हैं। यूपीएससी खुद चाहती है हिंदी मीडियम का, जैसे मान लीजिए मैं ही यूपीएससी का हेड हूँ, चेयरमैन हूँ, या यूपीएससी के ऊपर मान लो मैं ही प्राइम मिनिस्टर हूँ, और मैं खुद चाहूंगा कि हिंदी मीडियम, आप अपने आप को एज्यूम करके देखो ना, आप यूपीएससी की चेयरमैन हो। हिंदी मीडियम वाले उल्लू इतने बेवकूफ लोग हैं कि सी सेट में ही फेल कर रहे हैं। तो यूपीएससी का चेयरमैन 67 नंबर को घटा के 37 नंबर थोड़ी कर देगा। अब सी सेट कोई रॉकेट साइंस थोड़ी पूछ रहा है, जीएस 1 है, जीएस 2 है, दोनों को इक्वल पढ़ो भाई। आप यस खुद सर, उनका सोचो। पीटी ही आप क्लियर नहीं होता सर, इसलिए वो मेंस भी नहीं लिखते फिर। तो हम लड़कियों को क्या बोलते हैं, जैसे तो हिबा, तुम्हारे ऊपर ही एग्जाम्पल हमने दिया था आज से 2 महीने पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में, कि अगर मैं इंटरव्यू बोर्ड का चेयरमैन रहूं या इंटरव्यू बोर्ड का मेंबर रहूं, तुम आओगी इंटरव्यू देने, 5 नंबर हम तुम्हें ज्यादा देंगे। वो लोग चाहते हैं, और लड़की को मिलता है 10 नंबर ज्यादा लड़की लड़कों के मुकाबले। पहले इंटरव्यू के लायक बनोगे तब ना, पहुंचोगे तब ना, मेंस क्वालिफाई करके रिजल्ट होगा। अब शक्ति दुबे का देख लेना, इंटरव्यू मार्क्स अभी अभी 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा, तो देखना 190 प्लस होगा स्कोर। तो हिंदी मीडियम वाले सी सेट को पढ़ेंगे एग्जाम के 2 महीने पहले। मान लेते हैं आप लोग जितने यहाँ पे 34 लोग दिख रहे हो, जिसमें से माइनस हमको कर लो 33 लोग, तो अगर मेंटर कनेक्ट से नहीं जुड़े रहते, और मैं बार बार, 1,000 बार, 10,000 बार सी सेट को इम्फसाइज और इम्फैटिकली नहीं बोलता, कंप्रीहेंशन नहीं करवाता, तो क्या स्थिति रहती है, आप आंख बंद करके सोचो। आप लोग भी 30, 35, 40 पे लटकते रहते। प्रीलिम्स क्लियर करोगे करोगे है ही नहीं, और मेंस लिखने का मौका मिलेगा ही नहीं, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? है ना? तो हिंदी मीडियम वालों की सर खुद गलती। प्रीलिम सर हाँ हाँ, सर बोलिए। लास्ट ईयर की कट ऑफ तो रिलीज होगी। रिलीज हो गया?
क्या हो जाएगा, एक दो दिन में नहीं हुआ है तो फाइनल रिजल्ट के बाद आता है, कल परसों तक हो जाएगा। जो अभी बात मेन बात बोले वो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कटअप उटअप गया तेल लेंगे कि हिंदी मीडियम। खुद सोचो ना, आप यूपीएससी का अध्यक्ष हो तो आप नहीं चाहोगे, वो बदनामी हो रही है ना यूपीएससी की, यूपीएससी की बदनामी हो रही है, और यूपीएससी का चेयरमैन बेचारा असहाय महसूस कर रहा है। आप लोग सीसेट में ही फेल कर जा रहे हो, तो वो यस क्या सर, करेगा? राइट। है ना, आप खुद सोचो ना, आप यूपीएससी के चेयरमैन हो, आप नहीं चाहोगे हिंदी मीडियम का आना? और इंजीनियर वाले वो क्या कर रहे हैं, वो थोड़ी चाह रहे हैं। यूपीएससी एक इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन है। हम ही पास, जैसे मुस्लिम कैंडिडेट्स का रिजल्ट ज्यादा नहीं हो रहा, अभी कुछ सालों में हो रहा है, वो पढ़ेंगे है ही नहीं तो फिर किसको दोष देना? ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले जो हैं, मैं मानता हूँ कि वही लोग थोड़े से गड़बड़ करते हैं, और यूपीएससी चाहती है। चलिए आइए, थोड़ा सा सेशन एक ही सेशन में रैप अप कर देंगे, थोड़ा सा मुझे आराम की जरूरत है, थोड़ा सा रात में स्टोमक में भी पेन हो रहा था, बाहर के खाना खाने से प्रॉब्लम हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, GS1 और सी सेट आप खुद बना लो यूपीएससी का चेयरमैन, क्यों नहीं रिजल्ट देना चाहोगे? 50-50% डिवाइड कर दो दोनों को। सी सेट में आखिर क्या प्रॉब्लम है? सी सेट ही तो रोक रहा है, और सी सेट को ही क्यों आप सौतेला व्यवहार कर रहे हो, स्टेप मदरली व्यवहार कर रहे हो सी सेट के साथ? 50-50 टाइम दो। इसमें से अभी कट ऑफ 2-3 दिनों में रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा, आप देखना। 80 to 90 के बीच में ही कट ऑफ होगा मेरे हिसाब से, लास्ट टाइम तो 76 अराउंड था। 80 to 90 सी सेट ही सबको रोक रहा है, सी सेट कोई पढ़ते नहीं है, क्योंकि इसको पढ़ने में दिमाग लगता है, और भारत में दिमाग लगाने वाले चीजों को कहाँ कोई पढ़ते हैं। और इसमें है कि कहानी की तरह पढ़ रहे हैं मॉडर्न स्पेक्ट्रम, फिर उसके बाद लक्ष्मीकांत, जो भी है कहानी वाली चीजें पढ़ लेते हैं, और मजा भी आता है पढ़ने में। सी सेट में ब्रेन इस्तेमाल होता है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, डिडक्ट करना पड़ता है, इन्फ्रेंस और इम्प्लाइड समझना पड़ता है, तो इसमें लोग दिमाग लगाना कम। और बिलीव मी, मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है कि 20,000 से ज्यादा कैंडिडेट है ही नहीं, वो 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 2 लाख देखने के लिए हैं। आप यूपीएससी ने एक बेंच मार्क करा है, 100 क्वेश्चन पूछता है, आपको 60 क्वेश्चन सिर्फ सही करना है। सी सेट में 80 क्वेश्चन पूछता है, मात्र आपको 40 क्वेश्चन सही करने हैं, इसी में आपका पार हो गया। इतना ही करने में आपको 5 साल लगेगा, तो मेंस की तैयारी कब करोगे, इंटरव्यू की तैयारी कब करोगे? कल भी मैंने अपने सेशन में बोला था कि कुछ भी करना है अच्छे से करो, नहीं करना है छोड़ दो, कुछ और करो। क्यों अपनी जवानी भी खराब करना, अपना एनर्जी भी खराब करना? ऐश मौज करो, किसी दूसरे फील्ड में जाओ, पैसा कमाओ, अच्छा कपड़ा पहने। स्टूडेंट लाइफ तो मैं भी जिया हूँ, साल में एक दो कपड़े खरीदने होते, जाओ कमाओ धमाओ, अच्छे से एंजॉय करो लाइफ। और करना है तो करके निकाल के एकदम किसी भी कीमत पे करके जाओ, छोड़ना नहीं है। चलिए जुडिशरी पे आते हैं, और थोड़ा सा हम लोग क्लास कम करेंगे, कल ज्यादा खींच लेंगे, थोड़ी सी तबीयत नासाज है। जुडिशरी देख रहे हैं, काव्या है और सब लोग हैं, ध्यान रूप, प्रियंका वगैरह, हिंदी मीडियम वाले सब गायब है। Yes, sir. I'm here. हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी चाहती है रिजल्ट देना यार। आप खुद चेयरमैन सोचो कि आप चेयरमैन हो यूपीएससी की, क्या प्रॉब्लम आपको हिंदी मीडियम से है? हिंदी मीडियम वाले कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, और धीरे धीरे आएंगे, रिजल्ट हुआ होगा, 10-20 तो रिजल्ट हुआ होगा, धीरे धीरे कल तक पता चल जाएगा। लेकिन गर्ल्स शुड बी प्राउड ऑफ कि गर्ल्स हमेशा आगे आ जा रही हैं, तो उनको और मोटिवेशन मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं। यस सर। चलिए, और हिबा के स्टेट से है ना, उत्तर प्रदेश। जुडिशरी इन यूपीएससी प्रीलिम 2011, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, 12 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे GS1, 6 घंटे GS2। ठीक है, Yes, sir. 6 घंटे GS1, 6 घंटे GS2, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं इसी साइड से। 76, आपको मालूम है 76 कट ऑफ गया था? मतलब मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि 76 कट ऑफ गया था। मैं जब वो कंपाइल कर रहा था डाटा वगैरह, तो मैं 2-3 जगह इसको कंफर्म करा कि 76 ही गया है, 75 पॉइंट समथिंग था, मैं रफली 76 बोल रहा हूँ। यानी 76 पे भी आप पास कर जा रही हैं, और यहाँ पे 67 पे फेल हो जा रही हैं। सर वो सिर्फ 1 साल हुआ था बस। हाँ, 1 साल हुआ था ठीक है, लेकिन 2018 से देख लें, 2018 से देख लें, 90 पे ही अराउंड रह रहा है। मान लेते हैं एक्सेप्शन, चलो मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं, 90 लेस देन 50%, 45 क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए।
2017 में शायद 101 एंड 102, फिर उसके बाद डायरेक्ट 90, 100 क्रॉस नहीं कर पाया। 2018 से लेके 2024 तक, अभी कुछ दिनों में आ जाएगा, 100 क्रॉस नहीं किया है। 100 बोल रहे हैं, हाँ, 100 प्लस क्रॉस नहीं करा है, 90 to 100 के बीच में ही रहा है। चलिए, मतलब मैं ये बोल रहा था कि 76 में भी चांसेस हैं, बट 65 में नहीं है, डिस्ट्रॉयड फुल्ली। 2024 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ओरिजिन, अगेन बार बार रिपीट हो रहा है, केशवानंदा भारती केस 1973, लिमिट्स द पार्लियामेंट्स अमेंडमेंट पावर। पीआईएल जुरिस्डिक्शन कब स्टार्ट हुआ, और ये न्यू रखता है जुडिशियल एक्टिविज्म का। ठीक है। और ये 2014, 2014 नहीं, उससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था, कि ये पूछा गया था कि ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर आप देख लेना, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओरिजिनेटर ऑफ पीआईएल, तीन जज का नाम आता है उसमें से। भगवती सर। हाँ, पीएन पीएन भगवती सर। पीएन भगवती, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। तीन जजेज होते हैं, तो उसमें स्टेटमेंट ये था कि पीएन भगवती वॉज वन ऑफ द ओरिजिनेटर ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो ये आप लोग थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, दो का नाम और कर लीजिएगा, तीन लोग साथ में थे। आर्टिकल हाँ ये हाँ, आर्टिकल 32 एंड 2026 एक्सपेंडेड द एक्सेस ऑफ जस्टिस, कॉलेजियम सिस्टम का इवोल्यूशन। यहाँ ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और लक्ष्मीकांत में काफी अच्छे से डिटेलिंग में दिया हुआ है, 3 जजेस केसेस। ठीक है। तो 3 जज केस हुआ, फर्स्ट जजेस और सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस। तो इसमें बात हुआ था, मैं रफली बता रहा हूँ। बात इसमें ये हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब सजेशन के लिए अगर कुछ बात जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट का सजेशन जो प्रेसिडेंट को होता है, वो प्रेसिडेंट को होता है, वो रिकमेंडेटरी इन नेचर होता है, पहला जज केस में ये हुआ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बोली। ठीक है। दूसरा जज केस में सुप्रीम कोर्ट बोली कि नहीं, ये मैंडेटरी है, अगर हम आपको देते हैं कॉलेजियम से, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड कुछ सजेशन, तो आपको मानना होगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट सुप्रीम था, यानी एग्जीक्यूटिव, इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर, इनडायरेक्टली कैबिनेट, इनडायरेक्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन सेकेंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट अपना रवैया बदली और बोली कि नहीं, जो हम आपको आदेश दे रहे हैं, मतलब जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं, दैट शुड बी ऑब्लिगेटरी इन नेचर। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपने आप को थोड़ा सा ऊपर ले गई। फिर थर्ड जजेस केस में कॉलेजियम, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 3 सीनियर मोस्ट जजेस, बोले कि ठीक है, ये तो मैंडेटरी और ऑब्लिगेटरी रहेगा, लेकिन चीफ जस्टिस अपने साथ में 3 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ डिसीजन लेंगे, और वो प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि आप इस जज को अपॉइंट करो, उस जज को अपॉइंट करो, उस जज से ये करो। तो यहाँ पे इसी का नाम हो गया थ्री, चीफ जस्टिस प्लस 3, यही बन गया कॉलेजियम। मैं रफली थोड़ा सा समझा रहा हूँ, आप इसको जाके इसमें एकांत में देखना, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं भी आता तो आपको समझ में आना चाहिए कि कॉलेजियम सिस्टम कैसे डेवलप। फिर उसके बाद अगला डायरेक्ट आ जाएगा एनजैक, जो लाए थे जेटली साहब, जो अब नहीं रहे। वो इसी को रेक्टिफाई करने के लिए, कॉलेजियम सिस्टम को रेक्टिफाई करने के लिए लेके आए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दी कि दिस इज अगेंस्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आगे मिलेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। आ, और लक्ष्मीकांत में काफी अच्छे से दिया हुआ, एक ही पैराग्राफ में समझ में आ जाएगा, मुझे याद आ रहा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर्स, ये जुडिशियल ऑथोरिटी के बारे में है, और इसका आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, 129 और 215, प्रोटेक्ट्स कोर्ट्स डिग्निटी। यहाँ पे भी अब्यूजेस सुनने में आता है, जैसे मान लो मेंस के क्वेश्चन में आ गया कि ओवर राइडिंग पावर या जुडिशियल अब्यूजेस वगैरह, तो आप वहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ पावर, क्योंकि ये डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसको ज्यादा ले लेते हैं। जुडिशियल रिव्यू स्कोप के बारे में, आर्टिकल 13 इनवैलिडेट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये तो ऑलरेडी हम लोग बहुत बार देखे, यहाँ पे आ ही गया एमजेक के बारे में। स्ट्रक डाउन इन 2015, वायलेटेड द जुडिशियल इंडिपेंडेंस, कोर्ट ने ये कही कि ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को वायलेट करती है। बट दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने इसको यहाँ पे समझा है, कॉलेजियम सिस्टम का डेवलपमेंट। लोक अदालत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, जहां भी मैगजीन, जैसे करंट अफेयर पढ़ रहे हो और लोक अदालत वर्ड मिल गया, वहां पे अटेंटिव होना है, उसको देखना है अच्छे से। ठीक है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन
करती है, और कोर्ट के पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम करती है। फिर डाटा आपके पास होना चाहिए कि मोर देन 2.5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन द इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मोर देन 50,000 केसेस हैं, पेंडिंग है। तो नो स्टेचुटरी है ये लोक अदालत, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, एंड नो कॉन्स्टिट्यूशनल मेंशन। ओके, ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा गया है। दो वर्ड में आपको एग्जामिनर कभी कभी कंफ्यूज करता है, ओरिजिनल प्लस एक्सक्लूसिव। ठीक है, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल में ना, एक्सक्लूसिव ओरिजिनल मतलब कुछ किसी हाई कोर्ट भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ मेरा ही अधिकार, मतलब ये टैब पे मैं लिख रहा हूँ, ये जो मैं टैब पे लिख रहा हूँ, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना आप लोगों को, तो जैसे तो ये मेरा एक्सक्लूसिव राइट है। जैसे मान लो मैं ही लिख रहा हूँ अभी 2 मिनट के लिए, तो ये मेरा एक्सक्लूसिव राइट हुआ, कोई भी मेरे बाउंड्री में नहीं आएगा। तो वही समझना है ये दो वर्ड का इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल 131, स्टेट वर्सेज स्टेट या सेंट्रल केसेस, इसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस से, जुडिशरी के बारे में पढ़ रहे हैं तो सारा जुडिशरी से रिलेटेड आएगा। इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी की बात हो रही है, उसमें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स्ड सैलरी, ये सब जुडिशियल खुद से ही कर रही है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंशियल, अगर प्रेसिडेंट अगर चाहता है अ, कुछ सजेशंस लेना, एडवाइस लेना, तो वो जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने से नहीं देगा। ठीक है, जब तक प्रेसिडेंट उनसे नहीं मांगेंगे एडवाइस तब तक नहीं देंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देगी वो मैंडेटरी या ऑब्लिगेटरी नहीं होता है, नॉन बाइंडिंग होता है। ठीक है, यही आर्टिकल 143 एंड 142 को भी साथ में, दिस इज अबाउट कंप्लीट, ये फिर से हमको लगता है इस साल रिपीट हो जाएगा, कंप्लीट जस्टिस। 2 बार यूपीएससी ने पूछ चुका है, इस बार फिर ये डिबेट में था, मैंने देखा एक जगह, तो ये फिर से एक बार पूछ सकता है आर्टिकल 140। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का बेसिस क्या होता है? वही जुडिशियल इफिशियंसी, यानी केसेस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना, इफिशियंसी को इनहेंस करना। ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, स्पेशलाइज्ड जस्टिस है। ट्रिब्यूनल मतलब क्या, मतलब जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और भी बहुत सारे ट्रिब्यूनल, केसेस को जल्दी से निपटाना। मेंशन इन आर्टिकल 323 A and B, पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश ट्रिब्यूनल टू टेक केयर ऑफ द पेंडेंसी और सम अदर जजेस। तो ऐसे हम बोले जा रहे हैं तो बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं। जैसे अब मैगजीन पढ़ना है, ट्रिब्यूनल आया तो वहां पे फोकस करना है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन आस्क्ड। ठीक है, हाई कोर्ट जज रिमूवल, अकाउंटेबिलिटी सेम एज जजेस, सेम एज सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, हाई कोर्ट का जो जजेस को रिमूव करते हैं वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करते हैं, आर्टिकल 124 और 217 में मेंशन है। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस रेस्ट्रेंट, इसका यहाँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। एक्टिविज्म मतलब जैसे जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म, दो वर्ड यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस, और एक क्या होता है, एक वर्ड बताइए आप लोग। जुडिशियल एक्टिविज्म होता है, एक ओवररीच होता है। अब हिंदी वाले ये दो वर्ड भी मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो बोलेंगे सर आप इंग्लिश में लिखते हो। ठीक है, दिमाग को वो ब्लॉक कर देते हैं अपना। ठीक है, और हिंदी आंसर लिख रहे हो, जुडिशियल एक्टिविज्म इंग्लिश में लिख लोगे तो इंप्रेशन भी अच्छा जाएगा मेंस के कॉपी में कि बच्चा इंग्लिश भी फराटेदार लिख रहा है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच, क्रिकेट के गेम में सिंपल सा है, सिंपल सा एग्जांपल है, क्रिकेट का गेम हो रहा है। ठीक है, और अंपायर है, जहाँ से बॉलिंग होता है वहां पे अंपायर है। तो जुडिशियल जुडिशियल जुडिशरी का काम है कि देखना कि बॉलिंग सही से हो रही है कि नहीं, फील्डिंग सही से हो रही है कि नहीं, कुछ चीटिंग वोटिंग तो नहीं हो रही है, डिसीजन लेना। ठीक है, जज का काम है। और और मान लेते हैं अ, कोहली बैटिंग कर रहा है। ठीक है, और वो 4 बॉल मिस हो गया, अंपायर गया, बैट उससे पकड़ा, पैड पहना, और वो बैटिंग करके दिखाने लगा, उसको बोलते हैं जुडिशियल ओवररीच। पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन बनाना। केस गया जुडिशरी के पास, सुप्रीम कोर्ट में, जज बोला कि नहीं, ये प्रोविजन, ये प्रोविजन है, आप इसको मान लो। ठीक है, डायरेक्ट करने की जगह वो डिक्टेट करने लगती है
ये प्रोविजन है। अंपायर का काम है कि देखना है कि बॉलिंग अच्छे से हो रहा है कि नहीं, नो बॉल है कि वैलिड बॉल है, एलबीडब्ल्यू वगैरह, ठीक है, बिफोर द विकेट, ये सब देखना है। वो बताना है कि नॉट आउट और आउट। लेकिन आप खुद बॉल पकड़ के बॉलिंग करने लगोगे या बैट पकड़ के बैटिंग करने लगोगे तो उसका एग्जाम्पल हो गया जुडिशियल ओवररीच और जुडिशियल एक्टिविज्म। समझ में आया? तो हाई फ्रीक्वेंसी एरिया, जुडिशियल रिव्यू 4 बार आया है, अपॉइंटमेंट सिस्टम 3 बार आया है, जुडिशियल पावर 3 बार आया है। क्रिटिकल केसेस कौन कौन से हैं? केशवानंदा भारती केस, बेसिक एसेट। तो ये सही नहीं है, ये मेंस के क्वेश्चन में आया हुआ था कि हमें सपोर्ट नहीं करना जुडिशियल ऑथोरिटी। इट इज ऑलवेज जिसका जो काम है, जिसका जो डोमेन में काम है, जैसे लेजिस्लेचर का काम है लेजिस्लेट करना, रूल बनाना, लॉज बनाना, जुडिशरी का काम है प्रोनाउंसमेंट करना, जस्टिस डिलीवर करना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का जो काम है वही करे। ठीक है, लेजिस्लेटिंग बॉडी नहीं बने तो दिस इज नॉट हेल्दी फॉर द डेमोक्रेसी एंड गोज अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर डिस्क्राइब इन आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंदा भारती केस 1973, बेसिक स्ट्रक्चर एंड एक जजमेंट हम लोग देख लिए। कोलेजियम सिस्टम को रेक्टिफाई करने के लिए लाया गया था, बट दैट वाज स्ट्रक डाउन इन 2015। जुडिशियल इंडिपेंडेंसी, सेशन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रहा है, उधर साइड प्रॉब्लम है आपके तरफ। एसपी गुप्ता केस 1981, बिगेन कॉलेजियम एवोल्यूशन, वही पहला जो जजेस केस है वो एसपी गुप्ता के नाम से मुझे याद है, आप जाके पढ़ना, फर्स्ट जजेस केस। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यही कॉलेजियम सिस्टम का जन्म होता है यहाँ से, तो ये 3 जज का केस काफी इंपॉर्टेंट है और ईयर भी याद होना चाहिए। ठीक है, पावर टाइप एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस रिव्यू हम लोग देख ही चुके हैं, ये 3 आर्टिकल कल भी आया था। अपॉइंटमेंट कैसे होता है, आर्टिकल 124 एंड 217 जुरिस्डिक्शन में, जुरिस्डिक्शन का आर्टिकल ये है। ठीक है, तो ये इन सब आर्टिकल को एक जगह कलेक्ट करिए, ये काफी इंपॉर्टेंट। 10 key facts अबाउट द इंडियन जुडिशरी फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में क्या क्या आता है? पार्ट 4 यूनियन एंड पार्ट 6 स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों दोनों के लिए जुडिशियल सिस्टम एक, ऐसा नहीं कि स्टेट इस जैसे यूएसए में स्टेट के लिए स्टेट जुडिशरी है और यूनियन लॉ को डील करने के लिए अलग यूनियन वाला जुडिशरी है। ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो स्टेट वाली जुडिशरी हैंडल करेगी या प्रोनाउंसमेंट करेगी या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस संभालेगी, और यूनियन वाला केस में जैसे यहाँ पे 3 लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो वैसा व्यवस्था नहीं है, आवर सिस्टम इज इंटीग्रेटेड वन। सुप्रीम कोर्ट इंटीग्रेटेड है, हाई कोर्ट इंटीग्रेटेड है, उसके नीचे लोअर कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये सब इंटीग्रेटेड है। ये ऐसे करके हमारा सिस्टम ऐसे है, जुडिशरी का सब इंटीग्रेटेड है, और एट द टॉप सुप्रीम कोर्ट है। सिंगल, हाँ देखो वही मिल ही गया, मैंने देखा भी नहीं था लेकिन आ गया, सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम विद सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल यहाँ से यहाँ तक होता है। हायरकी कोर्ट, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को रख दिया, फिर यहाँ पे हाई कोर्ट को रख दिया, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यहाँ पे रख दिया, फिर उसके बाद सब ऑर्डिनेट। ठीक है, और ट्रिब्यूनल का ये आर्टिकल तो हमेशा याद रखना है, कहीं पे मैचिंग वैचिंग के लिए भी आ गया तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का पावर क्या क्या होता है? ओरिजिनल पावर होता है, 5-6 पावर है, वो याद होना चाहिए, जैसे सेंटर टू स्टेट अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या सेंटर एट वन साइड सेंटर एंड ऑन द अदर साइड वन और मोर देन स्टेट, बिटवीन द 2 स्टेट्स, ऐसे करके बहुत अच्छे से डिफाइंड है लक्ष्मीकांत में, वहां पे जाके देखिएगा। एपेलेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है कि अपील कर सकते हैं, वे ऑफ अपील, जैसे हाई कोर्ट के जजमेंट से संतुष्ट नहीं है हम, हाई कोर्ट के जजमेंट से हम संतुष्ट नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम? सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्या होता है? वही जो आर्टिकल 142 में सुप्रीम प्रेसिडेंट को जो एडवाइस देते हैं। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये यूपीएससी 2021 में शायद क्वेश्चन आया था कि 3-4 ऑप्शंस थे, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अपहोल्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट भी ऑप्शन में था, और सुप्रीम कोर्ट भी ऑप्शन में थी, बट द राइट ऑप्शन वाज द सुप्रीम कोर्ट। इट वाज वेरी मच डिबेटेड, लेकिन यूपीएससी का जो आंसर किया है तो उसमें आंसर था सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, केशवानंदा भारती केस एंड दिस एंड दैट।
हाई कोर्ट के बारे में 25 हाई कोर्ट्स अभी है। सम हैव जुरिस्डिक्शन ऑफ मल्टीपल स्टेट। एक हाई कोर्ट का मल्टीपल जुरिस्डिक्शन हो सकता है। जैसे केरला हाई कोर्ट का, केरला हाई कोर्ट जो लक्षद्वीप है, वहां से जो भी केसेस वगैरह होते हैं वो केरला हाई कोर्ट में जाते हैं। मद्रास हाई कोर्ट फिर उस साइड जो भी आइलैंड्स वगैरह और हैं तो उनके केसेस वहां पे जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हर स्टेट का नहीं है, इंटीग्रेटेड है, यानी हाई कोर्ट कैन बी, हाई कोर्ट हैव मल्टीपल जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल 226 वाइडर रीड जुरिस्डिक्शन दैन सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट का वाइडर जुरिस्डिक्शन होता है। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स अगर हनन होता है या एब्रोगेट होता है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन साथ में हाई कोर्ट इसके अलावा भी जा सकते हैं। तो हमेशा हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होता है रीड जुरिस्डिक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा होता है। तो ये थोड़ा एक्सेप्शन है, तो इसको थोड़ा दिमाग में रखेंगे। सुप्रिटेंडेंस ओवर लो कोर्ट, सुप्रिटेंडेंस ओवर लोअर कोर्ट्स। ठीक है, ये हमें समझ में नहीं आया, समझिएगा आप खुद से। जुडिशियल इंडिपेंडेंस होना ही चाहिए। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है कि उसको कोई भी जजेस को कोई भी अपने मन से हटा नहीं दे। ठीक है, फायर हायर नहीं करे। रिमूव बाय इम्पीचमेंट ओनली, और हालत खराब हो जाएगी इम्पीचमेंट करने में। एब्सोल्यूट मेजोरिटी विद 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। 543 में से 2/3 प्रेजेंट अभिनय होने में और प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी हासिल करने में हालत खराब हो जाएगी और पसीने आ जाएंगे इसी में। तो इसीलिए इसको टफ बनाया गया है। इम्पीचमेंट कोई भी जज, जैसे मान लो कोई जजेस काफी बड़ा केसेस है और उसमें बोल्ड होकर डिसीजन लिया, तो हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी इन पावर उसको रिमूव कर दे। तो डर नहीं है। चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड आगे आएगा। हाँ, फिक्स सैलरी, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, उसकी सैलरी को कोई कट नहीं कर सकता है। उसको पास करने के लिए पार्लियामेंट में डिस्कशन डिबेट हो सकता है, लेकिन कट नहीं करा जा सकता है। ठीक है, डायरेक्ट कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकल के उनको पॉकेट में चला जाता है। अपॉइंटमेंट थ्रू कॉलेजियम सिस्टम, जजेस केस यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तो जाके सबसे पहले अभी पढ़ना है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में डिस्कस करा है यहाँ पे। जस्टिस भगवती येरा यहाँ पे मेंशन है। इंट्रोड्यूस थ्रू द जुडिशियल एक्टिविज्म रिलैक्स्ड लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी का मतलब होता है कि सपोज उनको कोई जेल में बंद कर दिया है, कुछ भी चार्ज लगा के, मान लेते हैं टेररिज्म का चार्ज लगा के बंद कर दिया गया है, या कोई हमें किडनैप कर लिया है, मैं अपने तरफ से पीठ में मतलब वो कोर्ट में जाके नहीं लड़ सकते। तो मेरे जगह पे मेरे फादर, मेरे भाई या मेरे रिलेटिव्स या मेरे फ्रेंड्स, लोकल स्टैंडिंग मतलब मैं पर्सनल भी जाके नहीं अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाऊं या डिफेंड नहीं करूं, तो मेरे रिलेटिव्स मेरे बदले जाके कर ले। तो उसी को बोलते हैं लोकस स्टैंडी। पहले ये मानना था कि जो विक्टिम है उसी को जाना चाहिए, लेकिन इसको रिलैक्स्ड कर दिया गया। ठीक है, हो सके हमें 6 महीने से कोई किडनैप कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, मेरी फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो उस सिचुएशन में कोई मेरे रिलेटिव भी, फादर मदर ब्रदर फ्रेंड्स जाके मेरे अगेंस्ट मेरे मुझे डिफेंड कर सकते हैं। लैंडमार्क जजमेंट क्या क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन 1973 देखे हैं, केशवानंद वही। एनजैक 2015 अपहेल्ड कॉलेजियम सिस्टम। राइट टू प्राइवेसी 2017 में आया पुट्टा स्वामी केसेस, डिक्लेयर्ड फंडामेंटल राइट्स। जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस प्रपोज्ड है अंडर आर्टिकल 312, और इसमें ऑल इंडिया सर्विस भी आता है आर्टिकल 312 में। ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, एडीआर मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा। ये भी ट्रिब्यूनल की तरह थोड़ा सा काम करता है। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 141 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ना वो बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, एंड ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का भी काम करती है। आपने पढ़ा होगा अच्छे से मैन्युअली, तो लक्ष्मीकांत में मेंशन है। जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दी और उसमें 4 स्टेटमेंट करी, तो 1 साल के बाद ऐसा ही कुछ सिमिलर केसेस हाई कोर्ट के पास पहुंचता है। हाई कोर्ट इस 4 स्टेटमेंट जजमेंट को रिफर करके बोल सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या वर्सेस केस में ये लॉजिक दिया था, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉजिक जजमेंट इज दिस। तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का काम करती है, मतलब इसके जजमेंट को एविडेंस के रूप में लिया जाता है और उसका रिफरेंस भी दिया जाता है, और उस बेसिस पे
डिसीजन को या जजमेंट को डिडक्ट भी किया जाता है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी यूपीएससी में कहीं ना कहीं आ चुका है, तो इसको थोड़ा देखेंगे आप लोग। करंट चैलेंजेस क्या है? ह्यूज बैकलॉग, मोर देन 400, में तो 2.5 करोड़ बोल रहा था तो पुराना डाटा, पर इट इज मोर देन 4 करोड़ पेंडिंग। ठीक है। अब यहाँ पे क्लास चल रहा है और वहाँ पे ग्रुप में लोग मैसेज कर रहे हैं, बेवकूफी लोग है ना। और ज्यादातर हिंदी मीडियम के ही लोग ग्रुप में करते हैं बहस, और फालतू की बातें करते हैं। पीडीएफ इतना शेयर करते हैं, इतना पीडीएफ शेयर करा इन्होंने, इतना पीडीएफ अभी तो कम हो गया है। इतना पीडीएफ करा है, इतना पीडीएफ करा है कि 4 पेज भी नहीं पढ़े होंगे लोग, और प्रीलिम्स में फेल होंगे। यस सर। बीजी पर्सन इमेज, आप तो मेरे ग्रुप में है ना, तो मेरे ग्रुप में नहीं करते, आपको हिंदी मीडियम ग्रुप में अगर डाल देना तो आप ग्रुप छोड़ के चली जाती। ह्यूज बैकलॉग ऑफ केसेस, 4 करोड़ पेंडिंग है। लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन जुडिशरी, जुडिशरी में डाइवर्सिटी की कमी है, जैसे अपर कास्ट से ज्यादा लोग हैं, माइनॉरिटी से कम है, एससी एसटी कम्युनिटी से कम है। एससी एसटी अगर होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उनको ऊपर प्रमोशन नहीं मिलता है। सो लॉट्स ऑफ एलिगेशन ऑन जुडिशियरी। डिबेट ऑन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी वर्सेस इंडिपेंडेंस, अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने की बात की जाती है, उसलिए एनजेक को लाया गया था। और इंडिपेंडेंसी एक अपनी जगह है, इंडिपेंडेंट होना सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड लॉट्स ऑफ प्रोविजन, जैसे कंसोलिडेटेड ऑफ क्या था, कंसोलिडेटेड फंड से उनकी सैलरी चार्ज होती है, डिडक्ट नहीं हो सकता है। फिर सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर है, ठीक है, अपॉइंटमेंट थ्रू कोलेजियम सिस्टम है। तो ये सारी चीजें इंडिपेंडेंसी है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करनी होगी, ठीक है। वाई इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, जुडिशरी का चैप्टर क्यों यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है? कोर टॉपिक ऑफ जीएस 2, फाइन, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो रहते ही हैं इनडायरेक्टली प्रीलिम्स में। फ्रीक्वेंट क्वेश्चन इन प्रीलिम्स जुरिस्डिक्शन और आर्टिकल से रहता है, तो उस पर फोकस करेंगे। ऐसे मटेरियल के लिए बहुत अच्छा है जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच। अंपायर का काम होता है डिसीजन देना, नॉट जाके बैट बॉल लेके बॉलिंग करने लगना और बैटिंग करने लगना। लिंकेज विद करंट अफेयर, जैसे मान लो आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं आपकी जगह जाके बैठ के क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व कर लूँ। लिंकेज विद करंट अफेयर्स, अपॉइंटमेंट रिफॉर्म्स, लैंडमार्क केसेस, तो ये सारी चीजें हैं। देखो अल्टीमेटली सेशन को आज यहीं रखते हैं, तो मुझे आराम की जरूरत है, कल ज्यादा खींच लेंगे। और सर यू आज वर तो राइट, कट ऑफ इज 87 only for prelims. आ गया पता चल गया। Yes sir. Yes sir, it's 87 only. है ना, तो सर एक्चुअली सेवन। बहुत सारे मेरे दोस्त क्लेम कर रहे थे कि हमारे की से 96 आए हैं, स्टिल हमारा प्रीलिम्स नहीं हुआ, सो वो इट्स वेरी टफ। सर अब तो और कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। वो तो इज्जत बचाने के लिए बोल रहे हैं ना, उनका सीसेट में सबका लगा हुआ है। इज्जत बचाने के लिए, मेरा भी प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो मैं भी इज्जत बचाने के लिए कुछ तो कहूंगा ना। देखो डिफेंड करने के लिए कुछ करेंगे, लेकिन ट्रूथ इज ट्रूथ, है ना। तो कहने का मतलब मैं यही बोलने वाला था कि अभी भी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके पास होने से मुझे फायदा है। आपके हो सकता है रिलेटिव्स को घाटा होगा, लेकिन मुझे ज्यादा फायदा होगा। आपके गार्जियन, आपके सक्सेस में सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? मैं रियलिटी बताता हूँ, उम्र में आपसे 10 साल बड़ा पेरेंट्स भी और हूँ। टीचर। पेरेंट्स एंड टीचर, और तीसरा कोई नहीं होता। मेरे भी भाई है, हमारे 4 भाई, टीचर को। मेरी भाई बहन किसी को नहीं होता है। वो कुछ समय के लिए, जब शादी ब्याह हो जाता है, जब जमीन बंटवारे का टाइम आएगा ना, हिबा को कितना देना है, उसको कितना देना है, तो उस समय सारी चीजें सामने आ जाती है। तो आप अपने भाई बहन को छोड़ दो, आप अपने पापा के भाई बहन को देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप भी किसी के अंकल बनोगे, आंटी बनोगे आने वाले 10 सालों में। ठीक है, यस सर, तो वो तो सब कोई मैटर नहीं करता। हाँ, हाँ। तो सक्सेस में सबसे ज्यादा खुशी आपके पेरेंट्स, सबसे पहले पेरेंट्स को खुशी होती है। पेरेंट्स के साथ जैसा भी व्यवहार कर लो, अगेन दे विल नेवर कर्स यू। फिर उसके बाद आपकी सबसे ज्यादा खुशी टीचर को होती है। तो सबसे ज्यादा फायदा मुझे होगा कि मेरा प्लेटफॉर्म ग्रो होगा, मेरा रिकग्निशन बढ़ेगा। ठीक है, आप कहीं पे बोल सकते हो कि मैं मेंटर वॉज मी। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जीएस 1 निकल जाएगा, आई एम टेलिंग यू। जीएस 1 निकल जाएगा, 87 मार्क्स आ जाएंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन पे काफी मेहनत हमने करा है, 25+ लेक्चर्स लिया है। उन सारे चीजों को मंथन करोगे, जैसे मैं मंथन करने के लिए बोला था, कर रहे हो मंथन आप लोग? सीसैट को थोड़ा सा आप लोग ध्यान, सीसैट इज द गेम चेंजर।
सी सेट को इजिली 20 प्लस, अगर रिवर्स एलिमिनेशन टेक्निक के साथ 20 प्लस मार्क्स नहीं आ रहे, मैं तो 25 का दावा करता हूँ। चलो और नीचे आ जाते हैं, 20 प्लस नहीं आ रहा है तो फिर से हमको लगता है कि टाइम लगाओ आधे घंटे, फिर से लेक्चर्स पड़े हुए हैं देखो। मैं चाहता उसको तो अपलोड नहीं करता, उसको पेड में डाल देता अगले साल के लिए, लेकिन मैंने उसको ओपन कर दिया सबके लिए। ठीक है, आप उसको जाके थोड़ा सा देखो, और 20 प्लस आने चाहिए। PYQ 2011 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए सबको, सबका क्वेश्चन याद होना चाहिए, और उसका आंसर भी पता होना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट यहाँ पे ये लॉजिक लगा हुआ था, यहाँ पे नो है, यहाँ पे नो है, या ऑटोमेटिकली वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब ऑपरेशन कर जाओ, सारा चीज अच्छे से। तो 87 कट ऑफ गया, 76, 87, 90 जा ही नहीं रहा है। 2018 में सर 50 89 या क्वेश्चन 90। करेक्ट करने हैं सिर्फ, है ना? देखो सिंपल सा सर देखो। अभी इन दिनों हमें, आई नो इट्स लेम क्वेश्चन, बट इन दिनों हमें ऐसा क्या करना चाहिए अब रिपीटेडली, जिससे हमारा शॉर्ट शॉर्ट वो जो 90 मार्क्स तक का बैरियर है वो हो जाए क्लियर से? क्योंकि 81 तक तो 24 की से आ रहे थे, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल के। तो सर हाउ शुड वी इंक्रीज आवर स्कोर? व्हाट स्पेसिफिक शुड वी डू देखो सिंपल सा चीज है, अपार्ट? यस। सिंपल सा चीज है। 2025 में मैं आपके जगह रहता तो मैं सबसे पहले सी सेट को देखता। ठीक है, सबसे पहले सी सेट पे बात करते हैं, फिर GS1 पे आएंगे। सी सेट में मैं देखता कि मेरा स्कोर अगर 60 से लेके 75 तक है, यानी मेरा बहुत ज्यादा चांस है, 50% चांस है फेल होने का, और 50% चांस है पास होने का। ठीक है, और यहाँ पे 120 भी आ रहा है चाहे 80 भी आ रहा है, तो इस दोनों कंडीशन में मेरा एग्जाम निकल जाएगा। और इसका, इसके वजह से जो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा, यहाँ पे परफॉर्मेंस को हैम्पर करेगा। तो हम आपकी जगह रहते हैं, 2025 25 मई को एग्जाम देते हैं, तो सबसे पहले हम ये इंश्योर करते हैं कि इसको रिवर्स करने का, कि 70, अभी एक महीना टाइम है, तो 75 से 85 वाले बैंड में ले जाते हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोग 60 to 70 में ही लाए कर रहे हैं, उनके लिए बोल रहे हैं कि आप अभी अपना बैंडविड्थ को बढ़ा के 75 to 85, और जो लोग 85 to 85 प्लस है, यानी उनका वो बॉर्डर पे है। क्योंकि आप अभी एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के सॉल्व नहीं कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में सिचुएशन सिनेरियो डिफरेंट होता है, अंडर प्रेशर, अंडर टाइम, विद इन टाइम परफॉर्म करना पड़ता है, तो वो ह्यूमन एरर होगा। तो आपको 85 प्लस बैंड में जाना है, और आपको एक SOPs बनाना होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, जैसे हम लोग काम करते हैं तो स्टैंडर्ड सारा चीज का SOPs बना रहता है। कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो SOPs को रिफर करते हैं हम लोग, कि ब्रीच ना हो कुछ भी चीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसका काम क्या है, इसको बनाना होगा आप लोगों को। पहला चीज है कि कौन से क्वेश्चन को छूना है, कि कौन से क्वेश्चन को पहले नहीं छूना, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, टाइम 10 सेकेंड भी बर्बाद नहीं करना है। स्कैन करा, पता चल गया कि ये मतलब इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई डोंट नीड टू वेस्ट माई टाइम, लास्ट में आके देखेंगे। उन सारे क्वेश्चन पे दिमाग नहीं लगाना। सबसे पहले लो हैंगिंग फ्रूट्स को पहचानना है, कि पहले छोटे छोटे मतलब लो हैंगिंग फ्रूट्स को प्लक इन करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा चीज देखना है कि जाते जाते फिर ये सबसे पहले कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन में दिमाग वाला काम है, जो नीड टू यूज ब्रेन, लॉजिकल रीजनिंग, जो रिवर्स एलिमिनेशन वाला चीज है। तो फ्रेश माइंड आप रहोगे, तो सबसे पहले कंप्रीहेंशन, दूसरे नंबर पे रीजनिंग। बहुत सारे लोगों से मैंने बात करा तो उनका यही सॉल्व करने का तरीका है, मैं भी ऐसा ही करता था, कंप्रीहेंशन, सर रीजनिंग, लास्ट में मैथ। ठीक है, या कोई IITN है तो बात ही अलग है, तो डेफिनेटली वो मैथ से ही करेगा। तो सबका अलग अलग है, इसको रिजिड नहीं करना है। सर हाँ, सर एक मिनट। इसमें एसओपीज, सर एसओपी। इसमें हम्म। बोलिए। सर जैसे कि सीसेट में बताती है हमें कॉम्प्रिहेंशन पहले करना है। तो सर मैं कॉम्प्रिहेंशन जब करता हूँ तो मेरे मार्क्स कम रहते हैं, लेकिन सर मेरा क्या रहता है, जब मैं पहले रीजनिंग फिर कॉम्प्रिहेंशन फिर मैथ्स करता हूँ तो मेरा स्कोर अच्छा रहता है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, तो आप एकदम अच्छे से करो। मतलब ये मैं कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींच क्योंकि रहा हूँ। सर हाँ एग्जैक्टली अब कोई क्योंकि IITN है सर यहाँ जैसे पे। रीजनिंग हाँ, बोलिए।
जैसे रीजनिंग में सर, अगर रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1-2 मिनट में हो जाते हैं, अगर होने वाले होते हैं, कुछ काफी इजी होते हैं, तो सर अगर वो 20-25 मिनट में 10 क्वेश्चन हो रहे हैं तो उस टाइम बेस बन जाता है कि 10 मेरे ठीक हो जाएंगे। अब इसके बाद हम वो करते हैं पैसेज, उसमें तो 20 के आसपास ठीक हो जाते हैं, तो ऐसे कॉन्फिडेंस आता है अगर सर पहले वो करते हैं। सही है, सही है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो प्रोसीजर पे, सर ये चीज प्रोसीजर हम अप्लाई कर सकते हैं इजीली। यही चीज सर मेंस में। मतलब हम बात क्या कर रहे हैं, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। हम बात क्या कर रहे हैं, हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना है कि आप पिच पे खेलने जा रहे हो, बैटिंग पे जा रहे हो, 10 विकेट गिर चुका है, 1 विकेट 2 विकेट हाथ में है तो, और 25 ओवर बचा हुआ है, यानी 2 घंटे बचा हुआ, तो कैसे टिक के रहना है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना है, और क्या क्या सिचुएशन हो सकता है पहले से ही झेल के, पहले से ही उसको एक्सपीरियंस करके रखना है। हो सकता है कंप्रीहेंशन में 15 ही सही हो, तो फिर अगला मूव क्या होगा, समझ रहे हो। मतलब हर चीज को सोचना है, और आपको किसी भी हाल में ये सोचना है कि कट ऑफ कैसे क्रॉस करना है। आप अभी टाइम है तो आप पहले रीजनिंग में आप कंफर्टेबल हो तो रीजनिंग से स्टार्ट करो, सी सेट से स्टार्ट करो, एमएससी या बीएससी बैकग्राउंड है तो फिर मैथ से स्टार्ट करो, जहां कंफर्टेबल है। पहले एसओपी सी सेट के लिए बना, ठीक है। कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, देखा, फिर उसको राउंड मार्क करा। पहले राउंड में सारा क्वेश्चंस जो एक बार में बन जाने वाले हैं सबको करना है, और उसके बाद करना है। और सी सेट में क्या करना है कि अगर दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 1/2 यानी 50% चांसेस है, उसको अटेम्प्ट कर लेना है। वो हमेशा विन विन सिचुएशन होता है, और वो पॉजिटिव गेन दे के जाता है। लेकिन 1/3 है तो नॉट रिकमेंडेड, नॉट सजेस्ट। दो ऑप्शन सी सेट में एलिमिनेट कर दिए और दो ऑप्शन में स्टक कर गए, तो उसको डेफिनेटली टिक करना है, कुछ भी करो, ठीक है, जैसे भी करना है उसको टिक करो। उसका भी है कि अगर ए बी सी डी है, ए बी सी डी है और ये स्टक कर गया, और दो बीच में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बी को टिक करे डी को टिक करे, तो इन दैट सिनेरियो डी को टिक करेंगे। हमेशा लॉजिकल रीजनिंग और साइंटिफिक मेथड पे चलेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग में इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना बताया कि हमें लगता है कि आप लोग स्मार्ट हो गए होंगे, ठीक है। तो सी सेट में स्टैंडर्ड सर ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हम्म। सर ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन आपने लिया था, एलिमिनेशन टेक्निक, सर वो हम्म। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव था। लेकिन सर क्या हो रहा है कि इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं सॉल्व करते टाइम। तो अगर सर पॉसिबल हो तो सर उसकी रिवीजन क्लास अगर हो जाए देख लेंगे एक सेशन प्रीलिम्स में, से मैं पहले। सोच रहा हूँ। हाँ हाँ, देख लेंगे। एक रिवीजन क्लास ले लेंगे, क्योंकि सारा क्लास लेना अब क्योंकि थोड़ा सा सर उससे इम्पॉसिबल काफी है जाकर कॉन्फिडेंस नेक्स्ट। मिलता है। तो मैं अभी क्या कह रहा हूँ, पहले आप सुनो अच्छे से माइक ऑफ करके। ठीक है, आपका सी सेट अच्छा होगा, लेकिन बाकी लोगों का सही नहीं चल रहा है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको हर चीज के लिए तैयार करके अपने ब्रेन को बैठ के सोचो कि सी सेट का सॉल्व कर लिए पेपर, बैठ के सोचो कि क्या क्या सिनेरियो एग्जाम में हो सकता है। हो सकता है कि 1 घंटा बीत गया और 20 ही क्वेश्चन बन पाया है। अभी से मतलब अपने माइंड का मंथन, मंथन जो होता है ना, चर्निंग, चर्निंग द थिंग्स, उसके बाद घी निकलता है। जो समुद्र मंथन हुआ था हिंदुइज्म में जो कथा है, तो वो मंथन करना है। मंथन करने से हमेशा जो और चीज है वो निकल के आती है। तो एसओपीज हमें करना है। और जीएस पेपर 1 को जो जैसा पढ़ रखे हो, जैसा चल रहा है उसको वैसा ले चलो, ना उसको कम होने दो। ज्यादा हो रहा है तो अच्छा है, जितना है उतना लेके चलो। 87 कट ऑफ गया है, 45 क्वेश्चन आ ही जाएगा। टेन स्टॉर्मिंग में दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही पा रहे हो, दो क्वेश्चन में स्टक कर जा रहे हो, तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है इस बार 78 कट ऑफ चल जाए 2025 वाला का, कौन जानता है। सी सेट अगर टफ आ गया तो नो वन नोज। लेकिन यहाँ पे 65 आ गया तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। ये 78 भी कट ऑफ जाता, नो वन नोज। अभी कोई नहीं जान रहा था कि 87 जा गया, ठीक है। लेकिन यहाँ 65 गया ना तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे इसको सिक्योर करना है। ये भी अगर नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को तो दिक्कत है। और हिंदी मीडियम वालों से मेरा ये कहना है, थोड़ा लेट से भी हम लोग से जुड़े तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी भी टाइम है। आपका GS 1 तो सही रहता है। सी सेट पास करो, क्यों नहीं रिजल्ट आएगा।
और मेंस जो जितना लिखेगा उसी हिसाब से रिजल्ट भी होगा उसका। तो हिंदी वालों से ये करना है कि हिम्मत नहीं हारना है। आप सिर्फ मेंस में जाओ, आपको मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा, प्रीलिम्स ही जी क्लियर सर। नहीं हो, है ना। तो हिबा आप हिंदी मीडियम से हो क्या? हम्म। कौन इतना जोर से जी सर बोला? हिंदी मीडियम वाले कोई बोला? ध्यान दो पे एवरीवन, जी सर। ध्यान रूप आपका था नहीं, दूसरे का क्वेश्चन था सी सेट। बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं, सी सेट के बारे में पूछ रहे हैं। चलिए वाइंड अप करते हैं, और कल थोड़ा थोड़ा लंबा सेशन खींचेंगे। आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। और आज का दिन अच्छा होना चाहिए था, मोटिवेशन वाला दिन होना चाहिए था, क्योंकि आप नए टॉपर को देखे, बैक टू ए फीमेल लेडी। फीमेल के लिए और प्राउड मोमेंट है कि वुमेन कर सकती हैं। और लास्ट मतलब वो ईरा सिंगल, और फिर उसके ऊपर तीन तो लगातार वुमेन ही ली थी, हैट्रिक लगा हुआ था। अगले साल भी वुमेन ही हो सके आए। लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगले साल कट ऑफ 79 भी जा सकता है GS1 का, बट 65 नहीं जाएगा। कीप इट इट माइंड, ठीक है। 76 गया था तो हो सकता है 66 भी जा सकता है, नो वन नोज। यहाँ पे कोई बेंच मार्क नहीं है कि इतना परसेंट लाना उतना परसेंट लाना, लेकिन यहाँ पे 66 लाना है तो यहाँ पे सिक्योर कर लो ना। अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो हम कैसे समझाएं? यहाँ 65 में 65.5 में भी डिस्ट्रॉयड है, लेकिन यहाँ पे 66 है, तो देयर इज ए होप कि हाँ भाई मेरा ये निकल गया है, होना होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 120 आ गया, यहाँ पे 65 में कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं, मुझे थोड़ा सा आराम करना है, और आज का दिन अच्छा होना चाहिए। आ जाइए, इंटरव्यू वगैरह देखिए तो मोटिवेशन वगैरह मिलेगा। एंड सी यू टुमारो, कल थोड़ा लंबा क्लास चलेगा, ओके। ठीक है ठीक है, एवरीवन। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज सर। गुड नाइट एवरीवन।